नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और सभी साथियों। आज हम लोग लेकर आए हैं एक बड़ी बेहतरीन सी कविता। और ये कविता भैया चाहें तो भी ना चाहें तो भी पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इसमें से 3 नंबर का सवाल पूछने वाला है। और कमाल की चीज ये है, ये जो कविता है आपके हिंदी काव्य खंड कक्षा 12वीं की अंतिम कविता है। ठीक है, अंतिम कविता है। लेकिन आप एक काम करेंगे, कविता जब सारी खत्म हो जाए प्लेलिस्ट वगैरह को जरूर देखते रहिए। पहले इंग्लिश का पूरा पोयम प्लेलिस्ट में है, पढ़ जाइएगा। फिर हिंदी का पूरा कहानी पढ़ जाइएगा, फिर इंग्लिश का पूरा कहानी, फिर हिंदी की कविता रिपीटेड मोड में रहेंगे। और 2 दिन बाद से मैं लाइव आने वाला हूं एग्जाम की एक रात पहले तक। उसमें सबका साथ सबका विकास होगा, भला हो जाएगा, डोंट वरी। अभी हम लोग बाबू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है गांव का घर। ठीक है, घर तो घर होता है, अब चाहे वो गांव का हो या फिर वो शहर का हो। राइटर ज्ञानेंद्र पति ने गांव के घर की चर्चा क्यों की है, ये हम लोगों को इस चैप्टर में समझना है। देखिए, एक बड़ी अच्छी शायरी है। किसी शायर ने कहा है कि ऐ सड़क तू अब आई है गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। कहने का मतलब कि गांव का विकास हुआ, गांव के लोग शहर में चले गए, बच्चे के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, बेहतर जीवन शैली के लिए, चिकित्सा के लिए, क्योंकि कोई व्यवस्था तो पहले गांव में थी नहीं। अब गांव में सड़क बनना शुरू हुआ है, अब गांव में हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ है, स्कूल कॉलेज खुलना शुरू हुआ है। तो राइटर उसको देखते हैं और कहते हैं कि ऐ सड़क तू अब आई है गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है, तो तू अब आके ही क्या करेगी। राइटर ने, कवि ने इस कविता में गांव के घर, गांव के माहौल वर्सेज शहर का घर और शहर के माहौल की बड़ी बड़ी सुंदर सी व्याख्या की है और बड़ी सुंदर सी तुलना की है। वो बताते हैं कि देखो, गांव में एक समय था जब घर भीत का हुआ करता था, मिट्टी का, लीपा जाता था उसको गोबर से। जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो खांस के खखार के करके तब वो आंगन में घुसते थे कि पतोह होगी, भौवे होगी, छोटका भैया के मेहरारू। ठीक है, ये सारे संस्कार, ये चौखट, वो पर्दा, वो लिहाज, वो आंचल, वो घूंघट शहर में आकर सब गायब हो गया। वो घूंघट उठ गया, वो चौखट टूट गया। एल्युमिनियम का फ्रेम है, पहले लकड़ी का चौखट होता था मजबूत, अब एल्युमिनियम का फ्रेम है। एक बार लात से मारो, फ्रेम निकल के बाहर। ठीक है, वो चौखट जब टूटा तो सिर्फ चौखट नहीं टूटा, एक समाज का बंधन टूटा, एक बेड़ी टूटी। और शहर में आके नग्नता, चोरी, उचक्कई, लवरई, लुच्चई के झांसे में हम लोग फंस के रह चुके हैं। तो जो हमारे कवि हैं ज्ञानेंद्र पति, ठीक है, इनका जन्म 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1950 यानी देश आजाद के 3 साल बाद हुआ। ठीक है, याद रखेंगे साल 1950, 1 जनवरी। अब वो 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ ज्ञानेंद्र पति का। इस बड़ी खूबसूरत कविता में वो क्या कुछ कहते हैं, कैसे वो गांव के घर और शहर के घर की तुलना करते हैं, गांव के समाज शहर के समाज की तुलना करते हैं। आइए हम लोग उसको सुनते हैं। बड़ी स्पीड में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बड़ी क्लियर में पढ़ाऊंगा, और आप महसूस करेंगे। आप अपने मम्मी पापा दादा दादी जो भी हैं, अगर वो हैं, मैं आशा करता हूं कि बहुत दिनों तक वो रहें, आप उनको एक कविता जरूर सुनाइएगा। वो आपको बताएंगे कि सर ठीक कह रहे हैं, हमनी का गांव में पहले होके, शहर में आके सारे लिहाज खत्म हो गए। देखिए, कविता की शुरुआत कहां से होती है। लेखक ज्ञानेंद्र पति कहते हैं, गांव के घर के अंतःपुर की वो चौखट। अंतःपुर का मतलब होता है बाबू भीतर का माहौल। गांव के घर के भीतर की वो चौखट टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह। ठीक है, टिकुली जो महिलाएं होती थी वो टिकुली बिंदी लगाती थी, टिकुली साटती। अभी तो स्टिकर वाला टिकुली आ गया, पीछे से स्टिकर उखाड़िए, माथा पे धके मार लीजिए। वैसा सिस्टम पहले नहीं था। पहले क्या होता था कि सहजन का जो पेड़ होता है ना, सहजन के पेड़ में से लाशा निकलता है। क्योंकि गरीबी ज्यादा थी, टिकुली नया नया फैशन में था, पहले लोग कुमकुम लगाते थे, फिर टिकुली आया। तो सहजन के पेड़ पर से गोंद लेके उस टिकुलिया पर लगा के बार बार चिपकाया जाता था। राइटर वही कहते हैं कि उस समय को याद करते हैं कि गांव के घर के अंतःपुर की वो चौखट टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद गेह, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था बुजुर्गों को। ठीक है, एक चौखट थी घर में, ठीक है, जहां टिकुली साटा होता था। इस बात का प्रतीक था कि भैया भीतर महिलाएं हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो खास कर खखार कर आते थे घर के भीतर। अभी भी आपके दादा दादी अगर होंगे ना, दादाजी होंगे, तो घर में आने से पहले उनको खांसी आए चाहे नहीं आए ऐसा करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो एक लिहाज रखना चाहते हैं कि ससुर जी आ रहे हैं, जो बहू होगी तुरंत घूंघट करके साइड हो जाएगी। अभी क्या फर्क पड़ता है, अभी तो ससुर और पतोह दोनों मिलकर साथ में चीयर्स चीयर्स हो रहा है। 65 साल की उम्र में कौन है, बुढ़िया है, फोटो खिंचवाई है।
का जाने कथी नाम है ओकर, कथी नाम है जी, ये बुढ़िया फोटो खिंचाए कथी सीमा कथी दिन नाम है, ठीक है। तो जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खड़ाऊ खटखटानी पड़ती थी, खबरदार कि, और प्रायः तो उसके उधर ही रुक जाना पड़ता था। तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनको गांव के घर के चौखट के भीतर आने से पहले खांसना पड़ता था, खखारना पड़ता था, या नहीं खांसी आ रहा तो खड़ाऊ पहले के लोग पहनते थे। राइटर ये भी बताया कि पहले के लोग खड़ाऊ पहनते थे, लकड़ी का चप्पल नुमा होता था जो बड़ा हेल्दी होता था। उस खड़ाऊ को जानबूझ के ऐसे खटखट खटकर करके बजाया जाता था कि पता चल जाए जे पापा जी आवत तनी तनी साइड हट जा लोगन, चाहे भैया आवतनी, जो छोटका भाई की पत्नी होगी, जो भावे वगैरह होगी, वो साइड हट जाएगी। कितना सुंदर माहौल रहा होगा उस समय का। कई बार तो बाहर रुक जाना पड़ता था, जो बड़े भसुर होते थे वो बाहर रुक जाते थे। आजकल का जो भसुर है आ कौन ओकर भावे है थाहे नहीं चलता है, दोनों भाभीए भाभीए होता है, समझ रहे हैं। आगे कहता है, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। बाबू ये लाइन बड़ी मार्वेलस है। एक अदृश्य पर्दा था, मतलब चौखट जो थी वहां पर्दा नहीं था, लेकिन एक अदृश्य सा बंधन था कि ये इसके भीतर महिलाओं का एक छत्र राज चलता है। हम पुरुषों को आने से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ लोगों को जो महिला सशक्तिकरण वाले होंगे उनको क्या लगता होगा, महिला को चार दीवारी में घेर कर रखा जाता है। अरे भाई आप तो सीधा ढूक रही हैं, घुसने से पहले खखार के खड़ाऊ बजा के परमिशन तो उस पुरुष को लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक अदृश्य सा पर्दा नहीं था, लेकिन फिर भी एक पर्दा था, लिहाज था कि किसकी सीमा कहां तक है, ठीक है। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था किसी को बगैर नाम लिए, ठीक है। जो बुजुर्ग आते थे, झुनझुन बाड़न हो, झुनझुन भर में बाड़न चाहे ना बाड़न उससे फर्क नहीं पड़ता, जानबूझ के वो बूढ़ा चिल्लाता था झुनझुन बाड़न हो, ताकि जो नहीं भी औरतें जानती हैं कि पापा जी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, वो ये जान जाए कि बड़े बुजुर्ग जो घर के भीतर हैं वो आ रहे हैं। नाम नहीं था, फिर भी पुकारना पड़ता था। जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम, सहज शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर, ठीक है। देखिए गांव का जो घर होता था, मिट्टी का घर होता था, उसके ऊपर गेरुआ गेरू लिप, गेर मतलब समझते हैं जैसे ईंट वगैरह बनता है ना भट्ठी में, तो उसका जो माटी ओटी बच जाता है वो गेर कहलाता है। उसको घोल के घर के ऊपर लीपा जाता था। पहले पेंट की बहुत परंपरा नहीं थी, लेकिन बड़ी सुंदर खुशबू भी आती थी, सोंधी सोंधी, और बड़ी घर चमकदार भी दिखता था। आगे कहते हैं, बाबू इस लाइन से शुरू करेंगे, उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर और दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े गवाल दादा के। घर कैसा था, तो ये घर था, ठीक है। इस पर गेरू लिपाया हुआ है, और जो दूध देने वाले बूढ़ऊ आते हैं उनके अंगूठा दूध में डुबा के वो हर रोज आके ऐसे निशानी मार देते थे। होता क्या था, दूध वाला पहले उठौना लेकर आता था, दूध को अंगूठा में डुबाएगा, ऐसे टीक मार दिया। तो चूंकि मिट्टी का था, गेरू का था, तो लाल रंग का, तो दूध का दाग रह जाता था। महीना के अंत में गिन के कि कई दिन दूध वाले दूध दिए उसका हिसाब कर दिया जाता था। पहले का दूध बनिया भी ईमानदार था, जय दिन आया तय दिन अंगूठा मारेगा। पहले के लोग भी ईमानदार थे, जितना दिन अंगूठा है उसको मिटाएगा, थूक लगा के नहीं, गिन के हिसाब दे देगा। दूध बनिया बदल गया, वो आएगा एक दिन मार देगा 3 दिन के टन टन। घर के मालिक भी बदल गए भैया, वो आया है था बेचारा 3 दिन जाके मिटा उठा दिया, कहा ना रुआ 2 दिन आयल नहीं। ईमानदारी का लेवल देखिए कि गांव के घर के गेरू लिपि दीवार पर दूध में डूबे हुए अंगूठे के निशान दूध देने वाले बुढ़ऊ बाबा के थे। हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर। वो जो तिलक था, वो जो चिन्ह था, वो सिर्फ उस दीवार पे नहीं था, हमारे बचपन के यादों के ऊपर वो दीवार, वो चिन्ह छप गया है कि एक समय जब हम बच्चे थे तो हमारे बचपन में ऐसा टीका लगाया जाता था। आज के समय में तो दूध वाला ऐसा करता ही नहीं है, हिसाब लिखाता है। जो औरतें होती हैं वो याद रखती हैं, चाहे डेली पैसा लेकर जाते हैं, दूध का पैकेट लेकर चले आते हैं। तो ये जो यादें हैं, वो जो दूध डूबे अंगूठा का जो लाइन था, वो सिर्फ निशान दीवार पे नहीं था, वो हमारे बचपन के याद के ऊपर एक निशान है कि एक बचपन ऐसा भी होता था, ठीक है। महीने के अंत में गिने आते थे। गांव का वह घर, अब राइटर को यहां पे दुख होता है। दुख किस बात का, कि गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। अब गांव तो वही है, लोग तो वही हैं, लेकिन जो गांव का वो माहौल था, जो गांव का वो परिवेश था, अब वो खत्म हो गया। देखिए विकास हुआ है गांव में, अब
सीमेंट के घर होते हैं गांव में, अब 4 मंजिला 5 मंजिला इमारतें होती हैं, पैसा लोग के पास आ गया, टेलीविजन है, सब कुछ है, लेकिन वो जो अपनापन था, वो जो प्रेम था, वो जो रिश्ता था, संबंध था, गांव अब उस संबंध को खो चुका है। लेखक कहते हैं ज्ञानेंद्र पति, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। पंचायत तो है, लेकिन पहले जो पंच परमेश्वर होते थे, न्याय करते थे न्याय के देवता की तरह, वो पंच, वो मुखिया जी, वो सरपंच अब परमेश्वर की तरह न्याय नहीं करते। जिसके घर में ज्यादा वोट होता है वो उसके पक्ष में न्याय करते हैं, अब वो परमेश्वर नहीं रहे। ठीक है। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। बिजली बत्ती कब की आ गई, लेकिन बिजली बने रहने से ज्यादा तो गई रहती है। पोल है, खांबा है, बल्ब है, ससुर जलता नहीं है क्योंकि बिजली गांव में आती नहीं है। ठीक है। कितना देखे धोती खोल रहा है ये। तो बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी लालटेने हैं, अब भी दिन भर आलो के कैलेंडर से ढकी। अब की जब बेटवा के ब्याह हुआ तो टीवी आया, दहेज में क्या चाहिए, टीवी चाहिए। ठीक है। टीवी आया, बिजली क्योंकि गांव में है भाई, हमारे घर में बिजली है तो हमको टीवी चाहिए। टीवी तो टंगा गया, बिजली नहीं है तो टीवी चलने से रहा। ठीक है। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर। ठीक है। सुनो, गांव में एक तरफ अंधेरा फैला हुआ है। ठीक है। गांव में पहले भजन होता था, बिरजा भार, बिहुला, नाच आता था। ठीक है। नाटक खेला जाता था, वो सब अब बीत चुका। अब दूर में वहां डीजे, डीजे, जगतराज, 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 ये डीजे डीजे बज रहा है, धप 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 धप। वो बिहुला बिरजा भार खत्म हो चुका, अब डीजे जगतराज, जगतराज, थम्पर, ये बज रहा होता है। गांव अपने संस्कार को खो चुका है। ठीक है। की आवाज भी नहीं आती यहां तक, ना आवाज की रोशनी, ना रोशनी की आवाज। ठीक है। अब वो जो आवाजें हैं, जो पहले आल्हा जो गाया जाता था, बिरजाभार बिहुला होता था, अब तो थम पर चल गया, बलम पर चल गया, है ना, ऑर्केस्ट्रा बजता है, लेकिन दूर कहीं बजता है, उसकी आवाज अब गांव तक नहीं पहुंचती। होली, चैती, बिरहा, आल्हा, गैंगे, 10 कोस दूर शहर से आने वाले सर्कस का प्रकाश, बुलौआ तो कब का मर चुका है। ये जो होली, पहले बिरजाभार बिहुला होता था, सर्कस लगता था गांव में, ये सब अब इस शहर की चकाचौंध में वो सारा पुराना रीति रिवाज परंपरा कब का मर चुका, हमें पता भी नहीं चला। ठीक है। आगे कहते हैं कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर, छीज है रहे जंगल में। ठीक है। गांव है, लेकिन गांव का जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, वो सुंदरता खत्म हो गई। कैसे कि जैसे कोई हाथी है, हाथी की सबसे बड़ी सुंदरता पता है क्या होती है, उसके गजदंत, उसके दांत। अब उसके दांत को ही आपने किसी ने रेत दिया तो वो हाथी हाथी रहा, वो हाथी हाथी नहीं रहा। हाथी है, दांत गंवा चुका, गज है पर गजदंतहीन है, तो उसकी सुंदरता तो छीन है। ठीक है। तो जैसे किसी हाथी के दांत काट दिए गए हो, हाथी रह गया हो पर दांत, उसकी सुंदरता गायब हो चुके हो, ठीक वैसे ही गांव तो है, लेकिन गांव से अब गांव बाहर जा चुका है, गांव भी अब शहर हो गया है। ठीक है। लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूंधते गंधाते अमित्र परिसर गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। बाबू ध्यान दीजिए, ये जो शहर के लोग हैं लीलने वाले, जो हमारे पैसा, धन, दौलत, सुख, शांति को लील रहे हैं, शहर में आप रहते हैं, आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा लीजिए, शहर अपना पैसा गांव नहीं जाने देता। शहर का पैसा शहर में ही रह जाता है। बर्गर, पिज्जा, पेस्ट्री, बार, डिस्को, जुआ, फलना चिलना के संगत में गायब हो जाता है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं। अब ये जो लीलने वाले लोग हैं, आपको निगल जाने वाले, वो मुंह खोल के शहर में बुलाते हैं कि आओ शहर में, तुम्हारा सारा पैसा हम निगल जाएं, सुख, चैन, शांति, समृद्धि सब खा जाएंगे। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूंधते गंधाते अमित्र परिसर गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। ये अदालत, कोर्ट, कचहरी, हॉस्पिटल, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें, ये हमें बुलाती है गांव से शहर में, हम इनको देख के आते हैं और ये हमारे पैसे को लील जाते हैं, निगल जाते हैं, और गांव को ये शहर खत्म कर चुका। ठीक है।
तो कितना अंतर है गांव के और शहर के घर के भीतर, ये हम लोगों ने इस कविता में देखा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।